बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़ में हूँ आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सीनियर तजज़िया निगार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस मरतबा अगस्त के महीने में जो बारिशें हुई हैं उन्होंने गुज़श्ता 90 साल का जो रिकॉर्ड है वो ये बताया जा रहा है कि तोड़ दिया है। और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ये बारिशें थी, इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी शदीद और इतनी ज़्यादा बारिशें होंगी। उसमें आपने देखा कि क्या देहाती इलाके और क्या अर्बन इलाके, शहरी इलाके, वहाँ पर कितनी तबाही हुई है। कराची जैसा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, आपने देखा कि ना पुल, ना सड़कें, ना घर लोगों के और ना ही कारोबार, सब तबाह हुआ है और इस वक्त हर जगह पानी खड़ा है। ये बारिशें, जहां इन बारिशों की वजह से जो बाकी निज़ाम ज़िंदगी है वो दरहम बरहम हुआ है, वहीं पर जो पाकिस्तान में जो क्रॉप्स हैं, ये जो फसलें हैं, वो भी तबाह हुई हैं। आज हम प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे और जो तबाही हुई है वो कितनी हुई है, कितना नुकसान हुआ है, ये हम अंदाज़ा लगाने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब से कौमी शाहराहों, शहरों और देहातों की सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा है। लैंडस्लाइडिंग, मकानात मुनहदम होने और आसमानी बिजली गिरने जैसे वाक़यात में 80 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। कोस्टल हाईवे, शाहराए कराकरम, शाहराए रेशम और दीगर सड़कों को नुकसान पहुंचा। हेड मराला, हेड कादराबाद, बोलकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कराची में तूफानी बारिशों से 90 साला रिकॉर्ड टूट गया। बलूचिस्तान के 21 अजला में मानसून की बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ। वफाकी सूबाई हुकूमतें और फौज रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ हैं। रिपोर्ट आपने देखी इम्तियाज़ गुल साहब। बात यह है कि पूरी दुनिया में बारिशें होती हैं, कल भी हमने कराची की हालत ज़ार जो है वो बताई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्यों किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं की जाती, कोई पहले से अंदाज़ा? हालांकि फोरकास्ट तो पूरी दुनिया में कई कई महीनों का जो है वो सामने आ जाता है, हमें पता ही नहीं था कि इतनी बारिशें हो जाएंगी। नहीं, हम प्लानिंग तो करते हैं सिर्फ अपने लिए, अपने अपने मकासद के लिए, मफादात के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे साथ जी बिल्कुल माहिर मौजूद है, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली, डॉक्टर अजीम खान साहब चेयरमैन हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीम खान साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एक तो ये कि जो फसलें तबाह हुई हैं इन बारिशों की वजह से, मैं ये चाहूँगी कि अगर उसके बारे में जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या वो सही है? क्या वाकई इतनी तबाही हुई है? जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो क्या है? इस वक्त ये वेदर चेंज है, ये जो चेंज फिनोमेना है, ये तकरीबन हमारे अफ्रीका और एशिया में ये प्रिवेल कर रहा है, इंडिया में भी। तो इसका वो कॉन्टेक्स्ट भी है कि जी क्या ये वेदर चेंज और ये जो फेवरेबल हालात हैं और ज़्यादा नमी है और ज़्यादा बारिशें हैं, क्या ये लोकस्ट को सपोर्ट करेंगी? और उससे आने वाले वक्त में ये जो दूसरी सेकंड जनरेशन जो लोकस्ट की है, वो हमारी ज़राअत के साथ वो उस हवाले से क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक तो वो कंसर्न था, कल NLCC की हमारी जो नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेल है जिसमें तमाम अदारे, उसके ऊपर बड़ी सैर हासिल ये गुफ्तगू हुई है। पूरी हालात देखे गए, उनका तजिया किया गया है और फिर ये भी देखा गया है कि दरियाओं की क्या सूरत हाल है। कल तक की जो सूरत हाल थी उसमें निस्बतन जो दरिया हैं इस वक्त स्वाय चंद जगहों पे जहां थोड़ा सा वो जो सैलाब का जो खतरा है या थोड़े बहुत एरियाज में सैलाब ने किसी हद तक जो है फसलों को खराब किया है। ओवरऑल जो कल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो सूरत बताई है वो कल तक इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं थी। अच्छा। लेकिन बात यह है कि इस वक्त ये जो कराची से ये सिलसिला है बारिशों का, ये मुंतकिल हो रहा है सिंध में और ये जाएगा मीरपुर खास तक, हैदराबाद तक। जी बिल्कुल, 31 अगस्त तक बताया जा रहा है कि एक नया सिलसिला बारिशों का, और ये तो ग़यानी जो है वो ज्यादा आ सकती है नदी नालों में, ये खासतौर पर बलूचिस्तान और सिंध में। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये अगर ये सिलसिला मजीद आगे बढ़ता है और ये अब शहरी इलाकों से हट के आगे देहात और जो हमारी ज़राअत है उसकी तरफ ये मुंतकिल होता है, तो फिर ये खासा डैमेजिंग होगा, क्योंकि वहाँ ऑर्चर्ड्स भी हैं, वहाँ फसलें भी हैं। तो ये 8 से 8-10 साल पहले भी ये फिनोमेना सिंध में आया था इस तरह का, और जिसमें मीरपुर खास में बहुत सारे बागात का नुकसान हुआ था। तो अब अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि ये सिलसिला थमे, लेकिन फोरकास्ट यही है कि ये बारिशों का सिलसिला अब ज़रूरी जो हमारी इलाके हैं वहां तक ये फैलेगा। आपको पता है चावल की फसल तो जब बारिश हो अच्छी तो उससे चावल की फसल मजीद बेहतर होती है, लेकिन पूरे मुल्क के ऊपर यही अगर
کپاس کے حوالے سے دیکھیں تو کپاس کی فصل تباہ ہوتی ہے اس سے. تو یہی پانی جو ہے یہ کسی فصل کے لیے تو فائدہ مند ہوگا, دوسری فصل کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور ٹڈی دل کا جو میں نے پہلے بات کی تھی, اگر جس طرح یہ بارشیں ہو رہی ہیں, اگر صحرا میں زیادہ ہریالی ہوئی تو یہ ٹڈی دل کے لیے بڑا بہترین موسم جو ہے یہ ثابت ہوگا, اور وہاں ان کی بریڈنگ مزید بڑھے گی. مزید تو افزائش کے لیے ابھی اگلے ایک ہفتے میں اندازہ ہوگا کہ یہ جو حالات ہیں یہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں. اور زراعت جو ہے مختلف علاقوں کی زراعت, کیونکہ بلوچستان میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں, وہاں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں. بلوچستان میں اثرات اس کے اور طرح کے ہوں گے. یہ آنے والے ایک ہفتے میں اندازہ ہوگا کہ جی اس کی نقصان کی نوعیت کیا ہوگی اور کس علاقے میں کس فصل کو کتنا نقصان ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ عام طور پہ ایک دم شور مچ جاتا ہے کہ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں, اربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے. تو آپ اگر 2010 کے جو سیلاب آئے تھے, پھر 2011 میں بھی کسی حد تک کچھ سیلاب آئے تھے, اگر اس کو سامنے رکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کی جب فلڈنگ ہوتی ہے اس میں نقصانات کس حد تک جاتے ہیں؟ اس میں سر بالکل آپ نے اس وقت بھی یہ جو سیلاب تھے یہ وہ اس میں ایک تو اپنے ناردرن ایریاز ہمارا جو اپر پاکستان ہے, سینٹرل ایریاز ہیں پاکستان کے اور ناردرن ایریاز ہیں, تو وہاں علیحدہ قسم کے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی تھی اور ساؤتھ میں علیحدہ بارشیں ہوئی تھیں. اور یہ پورے ملک میں نقصانات کا جو تخمینہ تھا یہ بلینز روپیز اس وقت لگایا گیا تھا. ابھی اس وقت تک اگر جو پروجیکشنز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں ناردرن ایریاز میں یا جو سینٹرل پنجاب میں یا صدرن پنجاب میں یا اپر سندھ میں یا بلوچستان میں تو ابھی تک اتنی الارمنگ صورتحال کل تک جو تھی وہ اسیس نہیں کی گئی, پروجیکشن نہیں ہے. لیکن سندھ میں, اپر سندھ میں اور سینٹرل سندھ میں اور لوور سندھ میں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ڈیمیجنگ ہوگا. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں اس پورے ریجن میں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں, بنگلہ دیش میں بھی ہو رہی ہیں, اس سے جو ہماری فصلوں کے پیٹرن ہیں کیا وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں ان دا میڈیم ٹو لانگ رن؟ دیکھیں سر, یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ہمارے پیٹرن ہیں بیسیکلی جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال سردیوں میں مئی اس میں مارچ اور اپریل میں جب بارشیں زیادہ ہوئی تھیں تو اس کے بعد ہماری یہ سے پہلے اکتوبر نومبر میں جب بارشیں زیادہ ہوئی تھیں تو جو گندم تھی ہماری پورے رائی زون میں لیٹ لگی تھی. تو یہ جب اس طرح کا موسم پریویل کرتا ہے تو جو ریکوائرڈ ویدر یا اس فصل کے لیے اگر وہ نہیں ہوتا اور وہ فصل جو ہے لیٹ لگتی ہے تو اس کے پھر آپ نے دیکھا گندم کے اوپر اس کے نقصانات سامنے آئے ہیں. اتنی ہماری پروڈکشن کم ہوئی ہے, سپلائی کم ہوئی ہے اور ملک میں اس وقت گندم کی قلت ہے. تو یہ موسم بڑا بری طرح افیکٹ کرتا ہے. پوری دنیا میں جدید تقاضوں کو اختیار کیا جاتا ہے, کیا پاکستان میں اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا کہ جو موسمیاتی تغیرات ہیں, جو تبدیلیاں ہیں, ان کا اثر جو ہے وہ کم سے کم ہو ہماری فصلوں کے اوپر؟ کیا اس قسم کی کوئی ٹیکنیکس جو ہیں ان کو اختیار کیا گیا ہے یا اس پہ کام ہو رہا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال بھی ہے اور بڑا چیلنجنگ ٹاسک بھی ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر چونکہ ہم انوائرمنٹ کے حوالے سے ورلڈ میں ہماری جو پولوشن میں جس سے یہ موسمی تغیرات آ رہے ہیں اس میں پاکستان کی کنٹریبیوشن تو بہت مینیمل ہے. لیکن سب سے زیادہ اثرات جو ہیں یہ ساؤتھ جو صدر ہمارا جو آپ کہہ لیں کہ جو ساؤتھ ایشیا اس میں ہو رہے ہیں, جس میں پاکستان کو 8ویں نمبر پہ آپ کو پتہ رسک میں ہے. اور اس میں ایک طرح کا فنامنا نہیں آ رہا, ایک علاقے میں ڈراؤٹ آ رہا ہے, ایک علاقے میں سردی زیادہ, ونٹر میں زیادہ جو ہے وہ کولڈ ویدر پریویل کر رہا ہے, دوسری جگہ پہ کسی علاقے میں بارشیں ایک دم سے جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہیں. اور کسی لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا تھا ہیٹ ویو آ گئی تھی جو کبھی نہیں آئی بہت سالوں کے بعد. اور اب کراچی جیسے اپنا جو صدرن جو ہمارا پارٹ ہے یا یہ جو ویسٹرن پارٹ ہے, ان بارشوں کا تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو یہ اتنی ابرپٹ چینجز ہیں, ان میں ایک سائنٹیفک کمیونٹی پلاننگ تو کر رہی ہے اس طرح کی ورائٹیز کے جو ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ہوں, جو اسی طرح سبمرجنس ہو جائے تو اس کی ورائٹی چاول کی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر 7-8 دن فصل سبمرج بھی رہے, زیادہ فلڈنگ آ جائے تو فصل سروائیو کر سکے. اس پہ کام تو ہو رہا ہے, دنیا میں بھی ہوا ہے, لیکن یہ اتنی اس میں جو کلیمٹیز ہیں ان کی اتنی ٹائپس ہیں, اتنی ویریشنز ہیں, ہر ویریشن کو کاؤنٹ فار کرنا اور اس کے مطابق اس کے سلوشن ڈھونڈنا, یہ اس میں ایفرٹ جو ہیں وہ کسی حد تک کامیاب ہے, لیکن بڑی حد تک ان کلیمٹیز کے حوالے سے ہر چیز ریڈی نہیں ہے.
इम्तियाज साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे कि हमारे बहुत सारे ज़रूरी तहकीकाती इदारे मौजूद हैं, फैसलाबाद में, पेशावर में, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी। उसके बावजूद हमारी फ़ी एकड़ पैदावार मुख्तलिफ़ मसलों की अब भी हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मुकाबले में काफ़ी कम है। तो ये क्या वजह है कि हम आज भी उसी डगर पे चल रहे हैं तमाम तर इदारों के बावजूद? सर, मैं अगर एक चीज आपको बताऊं कि अदारों का जो काम है ना, एक आप ये भी एक देखें, बिल्कुल इसमें जो गैप है वो मौजूद है। हमारा जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो जिसके पास वसाइल हैं, उसकी प्रोडक्शन और है। हमारा जो स्मॉल स्केल पुअर फार्मर है, फैमिली फार्मर है, उसकी प्रोडक्शन और है, वो काफी लो है एज कम्पेयर टू प्रोग्रेसिव फार्मर। तो अगर फर्ज करें गंदम की पैदावार प्रोग्रेसिव फार्मर 60 मन ले रहा है, उसी तहकीक से जो तहकीक अपने हमारे इदारों ने की है, तमाम सूबाई इदारों ने और कौमी इदारों ने, तो एक जिम्मेदार तो उससे अच्छा बेनिफिट ले रहा है, अच्छी पैदावार ले रहा है, दूसरा जिम्मेदार नहीं ले पा रहा। अच्छा, इसकी जो वजूहात हैं वो बहुत सारी उसमें वसाइल की कमी होने की वजह भी है। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला ही यही है डॉक्टर साहब। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर हमें बड़ा मजीद भी प्रोग्राम्स इस पे करने चाहिए और इंशाल्लाह आपको भी जहमत देंगे दोबारा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए डॉक्टर अजीम साहब। इम्तियाज साहब, जो मैंने सवाल उठाया था जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना चाहिए इस इदारे को, ख़ास तौर पर इस एरिया को, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है आबादी का पाकिस्तान की। तो आप समझते हैं कि अब उस पर कुछ काम, हमने सुना था कि वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी भी इस हवाले से कुछ एग्रीकल्चर पर वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी या कोई एक वजारत तो इस पे काम नहीं कर सकती है। तो आपका एक रवैया है, गवर्नेंस के जो एक जहनीत है हमारे गवर्नेंस के हिस्सा है कि आप पेशबंदी के तौर पे काम नहीं करते, बल्कि जब सर पे आफत आ खड़ी होती है उस वक्त हम उसके लिए फिर हंगामी बुनियादों पे हमें कुछ उसका दफा करने की उसको कोशिश करते हैं। बेसिकली जो डॉक्टर साहब ने बात कही, उन्होंने कहा कि जी काम हो रहा है, थोड़ा सा उन्होंने कहा कि काम हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे उतना काम नहीं है क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं है, न ही जो हुक्मरान हमारे हैं उनकी इतनी तवज्जो है इस पर। दूसरी बड़ी बात यह है कि कुदरती आफत का मुकाबला बहुत मुश्किल होता है, चाहे अमेरिका हो चाहे जर्मनी हो। जब तूफ़ान आता है, सैलाब आता है, तो बड़े बड़े शहरों में भी तबाही हो जाती है। अलबत्ता कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचा जा सकता है, और वो उस सूरत में जब अगर आपने उसके लिए मनसूबा बंदी की हुई हो। दूसरी जो मैंने उनसे पूछा फ़ी एकड़ पैदावार का, वो एक बड़े उन्होंने पते की बात कही। वहाँ भी बड़े काश्तकार और छोटे काश्तकार का फ़र्क बताया कि जिन लोगों के पास पैसा है, वसाइल हैं, उनकी फ़ी एकड़ पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, और जो आम काश्तकार है, छोटा 1 एकड़ 2 एकड़ का, उसकी पैदावार या फ़ी एकड़ पैदावार बहुत कम है क्योंकि उसके पास उस कदर वसाइल नहीं है। अब ये एक उमूमी मसाइल हैं, इसके लिए तवील मयाद सोच फ़िक्र चाहिए, मनसूबाबंदी चाहिए, और इसमें सिर्फ एक इदारा अकेले काम नहीं कर सकते, इसकी डायरेक्शन जब तक ऊपर से नहीं आएगी। हमें बताया जा रहा है कि हम कराची जा रहे हैं। जी, कराची, क्योंकि हमने ये तो एग्रीकल्चर के हवाले से बात की, बट जो अर्बन जो इस वक्त हालात हैं वहाँ पे शहरी इलाकों में सैलाबों की सूरत हाल। जी बिल्कुल। ज़ीशान अहमद हमारे नुमाइंदे PTV के इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, इस वक्त सूरत हाल, कल तक तो हमें मालूम है कि बहुत ही बुरा हाल था, और अभी दोबारा से भी जो है कहा जा रहा है कि बारिशों का एक नया स्पेल आ रहा है, और ज़्यादा बारिशें होंगी, मज़ीद तूफ़ानी आ सकती है। सूरत हाल इस वक्त कराची में क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बारान रहमत क्योंकि कल से नहीं बरसी है, और जो पानी था, रहसा पानी था, जिसको जो काफ़ी इमदाद रेस्क्यू टीमों ने जो है निकाल दिया है। तो शहर से अब तक सूरत हाल ये है कि 80% जो है वो पानी जो है निकाल दिया गया है। निकासी आपके मामला को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके अंदर मोटर लगा के, डी-वाटरिंग पंप लगा के पाक आर्मी और रेंजर्स के एहलकार समेत जो है वो दूसरे एहलकार भी जो है सूबाई हुकूमत के भी नजर आ रहे हैं। अब सड़कों पर वो पानी निकासी आपके अंदर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज जो पेशगोई है महकमा मौसमियात की जानिब से, आज रात से जो है वो एक नया सिलसिला सिस्टम जो है वो सिंध में खुसूसन कराची के अंदर दाखिल होने वाला है, जिससे जो है तवक्को की जा रही है कि काफ़ी हैवी रेन की जो है ना वो बरसात तवक्को की जा रही है, जिससे काफ़ी हैवी रेन होगी। गुज़िश्ता दिनों में आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से बरसात का छठा स्पेल था, जिसके अंदर उसने बरसात बिना बरसी काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं, जिसने काफ़ी इलाकों ज़ेर आब आ गए, और तकरीबन पूरा ही कराची वो ज़ेर आब आ चुका। तमाम अहम शाहराह हैं, सड़कें और लोगों के घरों तक में पानी चला गया। डिफेंस के इलाके में कई फीट तक घरों में पानी चला
चला गया। इसके अलावा सुजाइन टाउन तो पूरा डूब चुका। वहाँ जी जीशान, वो तो हम देखते रहे बड़ी मुसलसल तमाम चैनल्स के जरिए हमने देखा फुटेज। जीशान, आप ये बताइएगा कि शहर में बिजली की सूरत हाल बड़ी गंभीर रही है, अब क्या बहाल हुई है अक्सर इलाकों में, और अगर कल से बारिश का नया सिलसिला शुरू हुआ तो फिर क्या खदशात हैं? बिजली के हवाले से तो हमें ये बताते चलें कि हमेशा से ये रहा है कि जब भी बरसात हुई है तो बिजली का तात्तुल पैदा हो जाता है, हमेशा फेडर स्ट्रिप हो जाते हैं। और इस वक्त भी काफ़ी जब छठा स्पेल था तो 3 दिन से कराची के मुख्तलिफ इलाके जो है वो तारीकी में डूब गए, और कल भी तकरीबन कोई 75% जो है इलाके अब जो वहाँ पे बिजली की फराहमी के यकीनी बनाया गया है। ताहम जो हमारी KLT के हुकाम से बात हुई, उन्होंने जो उनसे बात की कि जब तक मुख्तलिफ इलाकों में पानी है वहाँ से जब पानी निकाला नहीं जाता हम इन फेडर्स को फाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भी खदशा जाहिर है कि क्योंकि करंट अगर आ जाता है या किसी जानी नुकसान का सामना करना पड़ता है तो फिर सारी जिम्मेदारी जो है वो KLT की तरफ से हो जाती है। इसी वजह से बहुत सारे कुछ ये वजूहात भी हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी हैं, और कुछ जो है फेडर्स भी ट्रिप हो गए हैं, उनकी बहाली का भी काम जारी है। अब यह है कि तकरीबन आज के दिन के अंदर तकरीबन 80% जो है वो इलाकों में बिजली बहाल हो गई है। ताहम कल से अब तक कराची में कुछ इलाकों में इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए लोगों की जानिब से, क्योंकि एक तो बरसात बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, उसके बाद से बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग और मौतली से लोग काफी परेशान रहे, जिसके बायस लोग को सड़कों में आना पड़ा, एहतजाजी मुजाहरे करने पड़े। जी जीशान, ये बताइए कि आपने तो कुछ सफ़र किया होगा, शहरों सड़कों की क्या सूरत हाल है? शहरों की जो सड़कें सूरत हाल है, मैं बताता चलूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे नकासी आप के जो है नामुनासिब इंतजाम के बायस ये जो बारान रहमत जो है बायस जहमत बनी लोगों के लिए, लोगों पानी जमा हो गया, नालों का पानी ओवरफ्लो के सड़कों पर आ गया। इसके अलावा जो है जो ट्रैफिक जो है वो कई घंटों तक लोग सड़कों पर खड़े रहे। अब जो सूरत हाल है, जब पानी जो निकाला जा चुका, निकासी अब हो चुका है, तो कहीं सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं, बहुत सारी जगहों पे अहम शाहराहों के बीचों बीच जो है वो खड्डे पड़ गए हैं, वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। उसके अलावा जो है सर्विस निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है, कहीं बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा है, कहीं से बिल्डिंग को झुक गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं, काफ़ी लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचा है, कई लोगों की गाड़ियाँ बर्बाद हो गई, तबाह हो गई पानी के जाने से। शुक्रिया जीशान, आपने हमें अपडेट किया। बिलाशुबा बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। मिशेल जो बता रहे थे कि सड़कें भी ख़राब, अब लोगों ने एहतजाज भी शुरू कर दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है हम उनके साथ ज़रूर हमदर्दी करते हैं जो लोग मुतासर हैं, और बड़े वसी पैमाने पे तबाही भी हुई है। लेकिन लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा कि पानी रातों रात नहीं निकल सकता, सड़कें रातों रात नहीं मुरम्मत हो सकती। इसी तरह बिजली की बहाली, बिलाशुबा आज बिजली के बग़ैर ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। आपका काफ़ी सारी लिविंग का दारोमदार बिजली पे होता है, लेकिन इस सूरत हाल में तो इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता किसी को करंट लग जाए, उस पर फिर जो के इलेक्ट्रिक है वो फिर ज़ेर अताब आ जाएगी, उस पर फिर तनकीद शुरू हो जाए। तो हम दुआ करते हैं कि कराची में बारिशें अब कम से कम हों, दुआ करते हैं कि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत है, वो बढ़ चढ़ के अपने तमाम इदारों को एक्टिवेट करें जो बारिशें जब ख़त्म हो उसके बाद, और दुआ करते हैं कि बिजली का सिलसिला भी बहाल हो। नाज़रीन, एक ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे। इस वक्त तोशा खाना रेफरेंस जो है उसके हवाले से बहुत गूंज है उसकी, और उसके बारे में बहुत बात हो रही है। ये क्या केस है और इसमें क्या पेशरफ्त हुई है, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वेलकम बैक। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब न सिर्फ अपनी वजारत की वजह से अपनी वजारत के हवाले से बड़े मुतहरिक हैं, बल्कि उनके बयानात की वजह से ख़बरों में भी वो खासे रहते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने बयान अभी
دیا ہے حالیہ دنوں میں. انہوں نے کہا کہ 1935 کا جو نظام ہے وہ آج کے 22 کروڑ عوام کے ملک میں نہیں چل سکتا. سو اس کی کیا اہمیت ہے اور وہ یہ کیوں بات کر رہے ہیں, ہم انہی سے جانیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کے وقت کے لیے. فواد, یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے, میں چاہوں گی کہ ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ آپ کو کیوں لگا کہ اور یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. لیکن یہ جو کراچی کی جو سچویشن ہے اس میں دوبارہ یہ بات ابھر کے سامنے آتی ہے کہ جب تک آپ ڈی سینٹرلائز نہیں کریں گے پاور کو, آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. یہ 1935 کا جو آل انڈیا ایکٹ تھا, اس وقت ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ کریٹ کی گئی تھی, اور اس میں جو برطانیہ کا اپنا نظام ہے وہ بھی چونکہ یونٹری فارم کے اوپر ہے, تو یہاں پر ہندوستان میں بھی انہوں نے ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ کریٹ کی, جس میں تمام تر اختیار جو تھا وہ مرکزی حکومت کے پاس تھا. اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی ہے, اکیلا کراچی جو ہے وہ 2 کروڑ کی آبادی کے لگ بھگ ہے. اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ جو سندھ کی حکومت ہے وہی پورے ملک کو جو ہے وہ چلا پائے گی, پورے صوبے کو چلا پائے گی, یا اسلام آباد سے آپ پورا ملک چلا پائیں گے, تو یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو کامران خان صاحب کو انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں جو شہر ہیں ان کو بھی ملکوں کی طرح کی ایک حکومت کی ضرورت ہے, یعنی ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم سے مراد یہ ہے کہ آپ جو کراچی کا جو میئر ہے اس کو اسی طرح سے بااختیار ہونا چاہیے جس طرح لندن کا میئر ہے, یا سین فرانسسکو کا میئر ہے, یا لاس اینجلس کا میئر ہے, یا پیرس کا میئر ہے, اور وہ ایک کمپیٹنٹ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر اپنا کھڑا کرے جس سے وہ ایک لوکل جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے. اب آپ دیکھیے نا پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے ہم صبح نکلتے ہیں, آپ نے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے, پروینشل پرابلم ہے. آپ کا ٹریفک سگنل خراب ہے, پروینشل پرابلم ہے. آپ کی سڑک خراب ہے, پروینشل پرابلم ہے. ہاسپٹل جانا ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, پروینشل پرابلم ہے. آپ نے تھانے میں جانا ہے, صفائی نہیں ہے, پروینشل پرابلم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ جو 12 کروڑ کی صوبے کی آبادی کا صوبہ ہے پنجاب, یا پھر 8-9 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے سندھ, ان کو آپ کس طرح سے سینٹرلائز جگہ سے چلا سکیں گے؟ دا فیکٹ از آپ نہیں چلا سکیں گے. تو جب تک آپ ایک آلٹرنیٹیو ڈی سینٹرلائز سسٹم لوکل گورنمنٹس نہیں لے کے آتے, ان کو وسائل کی تقسیم نہیں کرتے, یہ مسائل آپ کے بڑھتے جائیں گے. فواد, یہ بتائیے کہ تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ وزیر اعظم کا بھی ایجنڈا ہے ڈی سینٹرلائزیشن, یعنی اختیارات کا ارتکاز جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. بڑے پروگریسو یہ خیالات ہیں اور ہونا بھی چاہیے, اس طرح دنیا بھر میں ہو رہا ہے. لیکن اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کی اکثریت اس میں کوئی دلچسپی بھی رکھتی ہے؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. آپ دیکھیے نا کہ فار ایگزامپل جو پروونشل گورنمنٹ کی ہماری اس وقت جو سیٹ اپ ہے وہ بہت اس وقت اوسط درجے کا ہے, اور پورے سیٹ اپ ہی کو آپ دیکھ لیجئے. مثال کے طور کے اوپر چیف منسٹر پنجاب نے اس دفعہ کیا کیا کہ 1 ارب اٹھا کے انہوں نے بلوچستان میں 2 ہاسپٹلز کے لیے دے دیا, اور کسی پنجاب اسمبلی کے ممبر کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کھڑا ہو کے اس بات کو چیک ہی کرے کہ آپ نے پیسے پنجاب کے پیسے بلوچستان کو کیسے دے دیے, جب بلوچستان اٹ سیلف جو ہے وہ ٹریلینز آف روپیز جو ہے وہ لے رہا ہے. اسی طریقے سے جو سندھ کی اگر آپ مثال دیکھیں تو وہاں پہ گھوٹکی جو ہے اس کو وہاں پہ گیس آتی ہے, اور گھوٹکی کے جو شیئر ہے گیس میں وہ سندھ حکومت وفاق سے وصول کرتا ہے. لیکن گھوٹکی کو کیا ملتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, بدین کو کیا ملتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, اور کراچی کو کیا ملتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو جب تک آپ چیف منسٹرز کی یہ جو پاور ہے ایک ریسورسز کے اوپر جو منوپلی ہے اور وہ نہیں کوشچن کرتے, اور اسپیشلی پروونشل اسمبلیز کوشچن نہیں کرتی. اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو الیکٹ ہو کے جاتے ہیں اگر اپنے علاقوں کے لیے اپنا حق کی بات بھی نہیں کرتے تو وہ آخر الیکشن کیوں لڑتے ہیں؟ اچھا, یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی کہ پنجاب سے اٹھا کے پیسے بلوچستان کو دے دیے گئے. تو کیا کسی نے بلوچستان کی حکومت سے یہ دریافت کیا ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن جب 2009-10 میں ہوا تھا اس کے بعد سے سالانہ بلوچستان کو کم از کم 150 ارب روپے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں دیے جاتے ہیں, تو پھر پنجاب کے فنڈز وہاں کیوں منتقل کیے گئے؟
बिल्कुल बात सही है। और ये तो पंजाब असम्बली के और खसूसन इससे आप अंदाजा लगाइए कि अपोजिशन यहाँ पे किस कदर बेकार है, या यूं समझ लीजिए कि अपोजिशन की कितनी कोई रोल नहीं है कि वो भी ये सवाल नहीं उठा सके। और जब पंजाब के अपने हॉस्पिटल्स के हालात इतने ख़राब हैं, जब पंजाब के अपने जो स्कूल्स हैं उनके हालात इतने ख़राब हैं, तो कैसे पंजाब गवर्नमेंट जो पैसा था पंजाब का उसको बाहर इस तरह जनरसली करते हैं कि जैसे बादशाह सलामत जो हैं वो तशरीफ़ ले गए हैं और उन्होंने हर जगह पैसे बांट दिए हैं। गवर्नमेंट्स इस तरह नहीं फंक्शनल होती, इस तरह से फंक्शन नहीं करती जिस तरह से हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स फंक्शन कर रही है। लेकिन ये बताइए फवाद कि इसमें बेहतरी कैसे आएगी, कौन इसकी राह में रुकावट है? लेकिन ये सबसे पहली इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ी गलती आप समझिए कि जो पीटीआई से हुई वो तो यही हुई कि हमें पहले साल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है वो नहीं करा सके, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से नहीं करा सके। और जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, अब वफाकी हुकूमत कैबिनेट जो है वो 2 दफ़ा ये कह चुकी है कि वो आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड करें, लेकिन सूबे जो हैं वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं कर रहे हैं। अब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने व्यूज़ दिए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, अब ज़रूरत इस बात की है कि वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 140A के ऊपर अमल दरामद करवाए और जो शेयर बनते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के उनको इंश्योर करे कि सूबे उनके वसाइल में उनका हिस्सा दें। और अगर सूबे ये नहीं करते तो उनको जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है उसको मुंसलिक करना चाहिए इस बात से कि सूबे जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है वो करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इम्तियाज साहब, लोकल गवर्नमेंट की वही बात जो बार बार की जाती है, फवाद चौधरी साहब ने भी की और उससे पहले इमरान खान साहब भी पहले भी करते रहे हुकूमत में आने से और अब भी, तो फिर ये बेबस क्यों हो जाते हैं जब हुकूमतों में आते हैं? देखिए इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं 1935 की तरफ वो चले गए कि इतना जहाँ पे इख्तियारात का इर्तकाज हो वहाँ पे बहुत सारा वेस्टेड इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है, उसमें ब्यूरोक्रेट, सियासतदान और उनके साथ उनके जो दोस्त अहबाब होते हैं उनके मफादात भी उसी निज़ाम से जुड़ जाते हैं। उस स्टेटस को तोड़ना फिर बड़ा मुश्किल हो है क्योंकि उसके शराकतदार अहम पोजीशंस पे बैठे होते हैं और जहाँ उस सूरत हाल में अगर वज़ीर आज़म या सदर कोई भी पार्टी का सरबराह, हुकूमत का सरबराह हो, उनकी तमाम तर नेक ख्वाहिशात के बावजूद भी जो नीचे बैठे हुए लोग हैं ये मिल मिला के उन एक रोड ब्लॉक के तौर पे स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, मंसूबों की राह में रुकावट बनते रहते हैं। इसीलिए बाज़ औक़ात यकीनन हमारे वज़ीर आज़म परेशान भी होते होंगे कि इस ग्रिड लॉक को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि बहरहाल उनके नज़दीक मुकद्दम यही है कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तवीलुल मायाद मंसूबे बनाए जाएं और उन पे अमल दरामद किया जाए। चलें, बड़ा ज़रूरी था कि फवाद चौधरी साहब की जो बयान था उसकी हम वजाहत ले लेते। नाज़रीन, हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की, तोशा खाना केस, जिसमें साबिक 2 वज़राए आज़म नवाज शरीफ साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के खिलाफ ये तोशा खाना रेफरेंस है जिसकी आजकल बड़ी गूंज है। और इल्ज़ाम ये है कि बहैसियत हुक्मरानों के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की तरफ से जो कीमती तहाइफ इन्हें मिलते रहे, बजाय इसके कि कवायद ज़वाबित को फॉलो किया जाता और ये तोशा खाना जो है स्टेट बैंक का उसमें जमा कराए जाते, बहुत मामूली रकम जमा करा के और फिर ये अपने नाम पे करा लेते थे। ये अपने ज़ाती इस्तेमाल में उन चीज़ों को, जिसमें गाड़ियाँ भी थी और दीगर ऐसी कीमती चीज़ें थी, उनको इस्तेमाल करते रहे। अब ये केस चल रहा है, देखते हैं कि इसमें क्या पेशरफ्त होती है। इस पर हमारे पास रिपोर्ट है जी, इस पर हम ये रिपोर्ट देखते हैं। तोशाखाना मुकदमात में अनकरीब साबिक हुक्मरानों पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। पाकिस्तान में राइज कानून के मुताबिक जब भी कोई हुक्मरान सरकारी दौरे पर बैरूनी मुल्क जाए और उसे तहाइफ मिले तो ये तहाइफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराने होते हैं। कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स इन तहाइफ को अपने साथ ले जाना चाहता है तो इतनी ही नकदी रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करानी होगी। 1970 से लेकर 2018 तक कई हुक्मरान और आला अफसरान इस जुर्म में मुलविस रहे हैं। बड़े मुलजिमों में मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के नाम शामिल हैं। गुज़िश्ता अदवार में जब भी मारूफ शख्सियात ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उनसे मिलने वाले तहाइफ, कीमती सामान हमारे हुक्मरान जाते हुए अपने साथ ले गए। तुर्की की खातून अव्वल, बिल गेट्स, अंजलिना जोली और दीगर शख्सियात से मिलने वाले तहाइफ भी हुक्मरान अपने साथ ले गए। रिपोर्ट आपने देखी इम्तियाज साहब। नाज़रीन की ज़रा उनको आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं चाहूँगी कि ज़रा आप इसको थोड़ा सा, तोशा खाना है क्या और ये फिर केस क्या है? ये बुनियादी तौर पे एक ख़जाना है जहाँ पे जितने भी सरबराहान हुकूमत या सरबराह रियासत को मिलने वाले
तोहफे तहाइफ बैरूनी ममालिक से जो मिलते हैं जब दौरों पे जाते हैं या यहाँ पे आके उनके हवाले होते हैं वो जमा करा दिए जाते हैं। और उसके लिए बुनियादी उसूल जो उस रिपोर्ट में भी वाजे किया गया वो ये है कि उसकी बाकायदा इवैल्यूएशन होती है। अगर कोई उस पर दिलचस्पी रखता है, कोई वज़ीर या वज़ीर आज़म या सदर, तो वो एक मखसूस उसकी कीमत लगा के मार्केट प्राइस के मुताबिक वो ख़रीदा जा सकता है। लेकिन आपने जिन रेफरेंसेस की बात की है उसमें हुआ ये कि बड़ी कीमती गाड़ियाँ थीं जिसमें BMWs भी शामिल थीं, उसमें लेक्सस जीप शामिल थी और इस तरह की स्पोर्ट्स कारें भी शामिल थीं जो कि हमारे वज़ीर आज़म को, हमारे सदर को बतौर तोहफ़ा मिली। और उसमें इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने 15% ड्यूटी दे के उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब को भी और आसिफ जरदारी साहब को भी वो गाड़ियाँ, यानी बहुत ही मामूली, आम आदमी को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, उन्होंने मामूली सी ड्यूटी देके, टैक्स देके और वो अपने नाम। जी बिल्कुल, तसव्वुर करें कि अगर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, इन्होंने तो 15 लाख रुपए दे के अपने नाम करवा ली। अच्छा, लेकिन अगर मैं वो गाड़ी खरीदना चाहूँ तो मुझे उसकी कम से कम 300% ज़्यादा ड्यूटी देनी पड़ेगी। यानी 3 करोड़ रुपए की मैं ड्यूटी दूंगा 1 करोड़ की गाड़ी पे, तब वो मुझे मिले। लेकिन वो कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम, आपका क्या जाता है। और असल में हुआ ये, एक बड़े दिलचस्प कहानी इसके साथ वाबस्ता है कि 1963 में सदर अयूब खान अमेरिका के दौरे पे गए तो उस वक्त के सदर ने उन्हें एक जो जनरल मोटर्स है उसका एक तोहफा दिया कि जी ये हम आपको एक प्लांट आप लगा लें। कहा जाता है उसमें किस हद तक सदाकत, 100% सदाकत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि आप गंधारा मोटर्स के नाम से अपने यहाँ एक प्लांट लगा लें। ठीक, वो उन्होंने पूरी फैमिली ने फिर अपने नाम करवा लिया। बाद में अभी 3 साल पहले फरवरी 2017 में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग की एक रुकन कौमी असम्बली थी, बल्कि सेनेटर थी कुलसूम परवीन साहिबा, उन्होंने एक सवाल भेजा सेनेट में कि मुझे ज़रा बताया जाए कि गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान तोशाखाना में कितनी चीज़ें आई हैं और उसमें से कितनी चीज़ें किसको किस कीमत पे दी गई हैं। सही, बड़ा एक उन्होंने पंडोरा बॉक्स खोल दिया। नहीं, मासूम सा सवाल उन्होंने पूछा और मासूम सा जवाब तसव्वुर एक्सपेक्ट कर रही थी वो। लेकिन उस वक्त के जो कैबिनेट डिवीज़न के सेक्रेटरी या वज़ीर थे उन्होंने सेनेट में बाकायदा तहरीरी तौर पे ये कहा कि इन तोहफ़ों की नौयत इस तरह है कि अगर हमने पब्लिक में इसको बता दिया तो न सिर्फ ये कि उस पर मीडिया के अंदर एक शोर मच जाएगा, बल्कि इससे पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से नुकसान भी पहुँच सकता है। अब देखिए किस तरह, और उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब तसव्वुर कीजिए कि इस दौरान सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने 56 दौरे किए बैरूनी ममालिक के, जरदारी साहब ने 134 दौरे किए बैरूनी ममालिक के। इन दौरों के दौरान कुछ ना कुछ तो उनको मिला होगा। अब अच्छा, एक सवाल नैब वालों को पहले एक्चुअली ये करना चाहिए था कि चेक करते कि तोशाखाना में इन 7-8 बरसों के दौरान कौन क्या आया है और उसकी क्या क्या कीमत लगाई गई है। तो उसके बाद मेरा ख्याल है अगर रेफरेंस दायर करते तो बेहतर होता कि उनके पास बाकायदा सबूत मौजूद होते। तो इसमें बड़े एक अफसोस की बात है कि माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह जो इनके पास आ रहा है, अच्छा उसमें सिर्फ वज़ीर या वज़ीर आज़म या सदर नहीं मतलब बल्कि ब्यूरोक्रेट भी, वो भी वज़ीर आज़म को दरख्वास्त देगा, वज़ीर आज़म अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उसको कह देगा कि ठीक है जी आप इससे 10%, 15% मार्केट प्राइस के आप वो ले लें। लिहाजा ये एक ऐसी मुराद का एक आर्किटेक्चर है कि इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अब मौजूदा हुकूमत चूँकि बार बार मुराद के ख़िलाफ़ बात करती है तो हम तवक्को करेंगे कि मौजूदा वज़ीर आज़म भी तोशाखाना जैसे जो आर्किटेक्चर है इसको ख़त्म करेंगे ताकि सियासी अशराफिया जो है वो इससे नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। चलिए, चूँकि वक्त हमारे पास कम है वरना हम इस मामले के ऊपर मज़ीद भी गुफ्तगू करते। नाज़रीन, एक और बहुत अहम मौजू की तरफ हम बढ़ेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो,
ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. حسین منی وانا من الحسین. ویلکم بیک. ناظرین، جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں نہیں تھی تو تب وزیراعظم عمران خان صاحب ظاہر ہے اس وقت وزیراعظم نہیں تھے، ان کی طرف سے ہمیشہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس پر الزام لگتے تھے کہ بہت زیادہ قرضوں میں پاکستان کے عوام کو جو ہے انہوں نے ڈبو دیا ہے اور ہم قرضے نہیں لیں گے جب ہم حکومت میں آئیں گے اور ہم کشکول توڑ دیں گے. لیکن پھر اب جب حکومت میں ہے پاکستان تحریک انصاف تو پھر تحریک انصاف کی حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑا، قرضے بھی لینے پڑے، اور اب جو ناقدین ہے یا جو اپوزیشن ہے وہ وہی الزامات پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر لگاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے تو کہیں پہلے سے کہیں زیادہ قرضے جو ہیں وہ مزید لیے ہیں. اصل حقائق کیا ہیں آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے. اور امتیاز صاحب، موجودہ حکومت پر جو ناقدین کا جو ایک بیانیہ ہے وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ دیکھیے، ہر اپوزیشن اپنے ایک بیانیہ ضرور ترتیب دیتی ہے کیونکہ اس سے تو حکومت وقت سے لڑنا ہوتا ہے. لیکن اگر اعداد و شمار حقائق کی طرف دیکھا جائے تو گزشتہ حکومت کے اختتام تک پاکستان کا غیر ملکی قرضہ تقریباً 95 ارب ڈالر ہو چکا تھا، بلکہ اس سے بھی تجاوز کر گیا تھا. اس کے بعد سے گزشتہ 2 برسوں کے دوران نئے قرضوں میں 17.6 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اسی دوران انہی 2 برسوں میں موجودہ حکومت تقریباً 24 ارب ڈالر کے قرضے واپس بھی کر چکی ہے. اچھا، 24 ارب ڈالر. اور اگر یہ کورونا وبا کے باعث قرضوں کی ری اسکیجولنگ نہ ہوتی، یعنی پیرس کلب اور جو بڑے ممالک ہیں ورلڈ بینک یہ تھوڑا سا ری اسکیجول نہ کرتے تو ہم اب تک 26 ارب ڈالر کی ڈیٹ سروسنگ کر چکے ہوتے. اس سال کی ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہونی تھی وہ 15 ارب ڈالر ہونی تھی، 15.5 ارب ڈالر. لیکن چونکہ کورونا کی وجہ سے ری اسکیجولنگ ہوئی ہے تو اس میں کوئی 2.5 سے 3 ارب ڈالر کا ہمیں ایک بہت بڑا گیپ. اب اپوزیشن نے یہ تو بتانا نہیں ہے، اپوزیشن تو الٹا یہ کہتی ہے کہ جی پی ایم ایل این نے جتنے قرضے لیے تھے اس سے یعنی 5 سالوں میں پی ٹی آئی کے ان 2 سالوں میں قرضوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے. دیکھیے، اس میں اعداد و شمار کا یہ گورکھ دھندا ہے. اب اگر ڈالر ٹرم میں بات کریں تو گزشتہ 2 برسوں میں بیرونی قرضوں میں 15.5% اضافہ ہوا ہے، صرف 15.5%. جبکہ اسی عرصے میں مجموعی طور پر جیسے میں نے بتایا کہ کم از کم 24 ارب ڈالر کے قرضے بماسود واپس کیے گئے، اور اس میں 1 ارب ڈالر بماسود کے وہ بھی شامل تھے جو گزشتہ حکومت نے یورو بانڈز جاری کیے تھے، اور وہ چونکہ میچور ہوئے 5 سال کے بعد تو 1 ارب ڈالر وہ بھی تھے. اگر وہ آپ لگا لیں تو 25 ارب ڈالر بنتے ہیں جو کہ 2 سال میں واپس ہوئے ہیں. یہ سکوک یورو بانڈ جو تھے نومبر 2019 میں میچور ہوئے تھے. اب دوسری حقیقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر کے قرضے کی دھوم تو بہت مچی، مگر اس میں سے اب تک پاکستان کو کوئی 600-650 ملین ڈالر کے قریب مل چکے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جو آئی ایم ایف نے شرائط رکھی تھی وہ کافی ساری شرائط ہمیں مجبوراً ان پہ عمل درآمد بھی کرنا پڑا، درمیان میں کورونا آ گیا. تو ایک اور البتہ آئی ایم ایف نے یہ مہربانی کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2.4 ارب ڈالر نہ صرف ری اسکیجول انہوں نے کیے ہیں بلکہ 1.4 ارب ڈالر کا ایک نسبتاً سستا قرضہ بھی دیا ہے کورونا کے اثرات سے نمٹنے کے لیے. اب تیسری حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے 2009 اور 2018 تک اس کے درمیان آئی ایم ایف سے 2 قرضے لیے. ان کی مالیت کوئی 14.5 ارب ڈالر تھی. جہاں تک میری معلومات ہیں وہ 14.5 ارب ڈالر ابھی تک ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں کہ ابھی تک ہم اس کی صرف سروسنگ کر رہے ہیں. حالانکہ دونوں حکومتوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کا کشکول توڑ دیا ہے. وہ کشکول پتہ نہیں کون سا کشکول تھا جو انہوں نے توڑا. گلا وہ ہمارے گلے میں توق اس قرضے کا ابھی تک لٹکا ہوا ہے، اور اب جو آئی ایم ایف نے مزید قرضہ دیا ہے یہ بھی آپ اس میں شامل کر لیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کامیاب ہوئی اس نیریٹو کو ڈیفینڈ کرنے میں یا کم از کم لوگوں کو بتانے میں کہ بھئی اصل صورتحال تھی کیا؟ ہمارے تو پہلے سے ہی ہمارے اوپر دیکھیے تھوڑا سا اس میں میرا خیال ہے حکومت اتنا نیریٹو اپنا بیان نہیں کر سکی ہے. آپ دیکھیں نا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں
पाकिस्तान के कुल सरकारी कर्ज़ों में मकामी करेंसी के मुताबिक इन्हें अगर रुपयों में उसको कन्वर्ट करें कोई 11 खरब का इजाफा हुआ। अब दूसरी तरफ अगर देखें जो मुस्लिम लीग या दूसरी जमातों का बयानिया है, उनका ये कहना है, उसमें कुछ मईशतदान भी शामिल हैं, कि मुस्लिम लीग हुकूमत के 5 बरसों में 15 खरब का कर्जा लिया गया रुपी टर्म में, जबकि पीटीआई के पहले 2 सालों में 14.7 खरब रुपए का कर्जा हो गया है हुकूमत तकरीबन उतना ही जितना तकरीबन उतना ही, ठीक है। और इसमें तकरीबन ये कि 34-35% इजाफा हुआ है। इसमें ये बयानिया ज़रा सा गुमराहकुन है। गुमराहकुन इसलिए है कि हमारे जो ये नाकदीन, सियासतदान, कुछ मईशतदान जब बात करते हैं तो ये लोग डॉलर्स का कर्जा जो है, जो हमने देना है बैरूनी ममालिक को, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रुपए की मौजूदा कदर के साथ। अच्छा। तो उस कदर में इजाफे के बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तान पे इतना ज़्यादा कर्जा हो गया, जो कि थोड़ी सी बेईमानी भी है, इसलिए कि कर्जा जो हमने जो वापस करना होता है वो हम डॉलर्स में करते हैं, और ये वो वाले डॉलर्स होते हैं जो हम तो या बरामदात के ज़रिए कमाता है पाकिस्तान, या फिर बैरूनी ममालिक में आबाद जो तारकीन वतन हैं वो हमें भेजते हैं। आपको मालूम है 22-23 अरब डॉलर रेमिटेंसेस आती हैं, फिर बरामदात के ज़रिए भी 22-23 अरब डॉलर हमें मिल जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे एक गुमराह कुन इसलिए है कि चूँकि रुपए की कदर में कोई 36-37% कमी हुई है गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान, और ये लोग उसको ज़रब दे देते हैं मौजूदा डॉलर की मौजूदा कीमत से। तो लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं जिसमें हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, सरमायाकारी रुकी हुई थी बहुत अरसे तक, हमारे सनती जो सेक्टर है उसमें एक स्टैग्नेशन या जमूद का शिकार था। तो ये मसाइल पाकिस्तान के साथ रहेंगे, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की पीएमएलएन की हुकूमत हो। जब तक इस मुल्क में सनती पैदावार में इजाफा नहीं होगा, जब तक इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ तर नहीं होगा, जब तक हमारी पैदावारियत नहीं बढ़ेगी जो कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, इन एक्सपोर्ट के ज़रिए हमारी आमदनी में इजाफा नहीं होगा, पाकिस्तान के कर्ज़ों की वजह से और रुपए की कदर की वजह से प्रेशर में रहेगा। और इसी बात का इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता दिनों अपने 2 इंटरव्यूज़ में भी किया कि चूँकि हमारे वसाइल महदूद हैं, पैदावारियत नहीं बढ़ रही है, लिहाजा हमें इस नौइयत के जो प्रेशर्स हैं उसका सामना करना पड़ेगा आने वाले में। बड़ा ज़रूरी है कि अवाम को भी हक़ाइक़ से आगाह किया जाए कि सूरत हाल है क्या, और हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में इन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू करें। इसी तरह से चूँकि वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब, और मिशेल बुखारी को भी इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।